नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो झारखंड के लिए मैं आप लोगों के लिए कैप्सूल सीरीज स्टार्ट किया था और आज आप लोगों का कैप्सूल नंबर 6 होने वाला है। आप लोगों से क्षमा प्राप्ति हूं कि लेट हो गया। सर लेट होने का रीज़न बस इतना सा था कि मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूं और जो आपके लिए साइंस का जो बैच लॉन्च किया हूँ मैं एकदम कंटिन्यू वहाँ क्लास ले रहा हूँ। और क्यों मैं इसलिए कि अभी आपका जो एग्जामिनेशन डेट है बहुत ही नज़दीक है। मैं चाह रहा हूँ कि 15 दिन कम से कम पहले कोर्स कंप्लीट कर दूँ और अपना कंटेंट पूरा दे दूँ, अपना हैंड रिटन नोट्स, ताकि आप चीज़ों को रिवाइज भी कर सके। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर कि अभी जो मैं कैप्सूल सीरीज में आपको मैंने इसलिए स्टार्ट किया था झारखंड की जो आर्ट एंड कल्चर है, क्योंकि यहाँ से आपके 7-8 क्वेश्चन बनेंगे सर। तो पूरी कोशिश रहेगी सर मैं आपको वीक में एटलीस्ट 3-4 कैप्सूल दे दूँ। साथ ही साथ अगर आप लोग को लगता है सर कि हाँ मुझे इनरोल होना चाहिए, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पूरा का पूरा निचोड़ अगर पढ़ना है, तो एक बार आप शिद्दत से हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। देखिए ये हमारा जो बैच है, कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर आपको लगता है तो ज्वाइन करिएगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ सर, आपको मतलब 1% का भी ऐसा नहीं होगा फील कि हम यहाँ क्यों ज्वाइन किए थे। बाकी आपको डेमो वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी इसी चैनल पे। कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा ये हमारा कंटेंट। बाकी आपको पता है सर हमारा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ, साइंस की सारी चीज़ें। फोकस स्टडी विद अभी आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मात्र 499। आपको अधिक लग रहा है सर, लेकिन इसमें सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, बायो पढ़ा रहा हूँ। और सर आप क्यों नहीं समझ रहे सर, इसमें मेरा कंटेंट मिल रहा है सर, हैंड रिटन कंटेंट। और सर 499 में कौन पढ़ा रहा है हमें ये बता दीजिएगा। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और विथ अपना कंटेंट मैं दे रहा हूँ। और सर ये चीज़ें नहीं, आपको 799 में लोग पढ़ा रहे हैं, 999 में पढ़ा रहे हैं। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1% भी उससे मैं कम लेवल की चीज़ें दूंगा? आपको लगता है ऐसा? नहीं है सर, आप एक बार देखिए डेमो वीडियो में, मैं यकीन दिलाता हूँ वहाँ से आप खुद कहिएगा कि कुछ नया चीज़ सीखें यहाँ। बाकी सर ये आपकी मर्जी है, मैं आपको इतना कुछ नहीं बोलूँगा। मैथ में भी एक बार अगर आपको लगता है 20/20 करने का, अगर आपको है एबिलिटी, तो मैथ सर के साथ मेहनत कर लीजिए। 15 टेस्ट सीरीज भी फ्री दिए हैं सर ने विथ वीडियो सॉल्यूशन। और साइंस में मैंने 18 का आपके साथ कहा कि मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए। बाकी 20 पे आपके लिए सर खुद से आपको मेहनत करना पड़ेगा, कितना भी आप कर लीजिए। और नहीं, अगर मैथ ठीक ठाक है तो टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए, 5 रुपये पर टेस्ट, आप उसको अटेम्प्ट करिए सर। बहुत अच्छे लेवल का हम लोगों ने क्वेश्चन सेट किया है मैथ कंप्लीट, और उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको 299 में ही अवेलेबल करा दिया गया है। रीजनिंग में भी अगर लगता है टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड नंबर सीरीज सर ने खत्म कर दिया है एप्लीकेशन में ही, फोकस स्टडी विद अभी 199 में ही है। तो बाकी ये हमारा टेस्ट सीरीज है सर, अभी मैथ्स का है, मैं आपको कंप्यूटर का भी दूंगा, रीजनिंग का भी दूंगा, साइंस का भी दूंगा, इंडियन जीके और झारखंड जीके का भी दूंगा, कॉम्बो में दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर अभी आपको लगता है तो आप इसमें इनरोल करिए बिंदास होकर के। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास पे, कैप्सूल नंबर 6 जो लेट हुआ आने में, जो आपका है उड़ाव जनजाति का। सबसे पहला पॉइंट जो है, देखिए मैं आपको कैप्सूल नंबर 5 में बताया था, क्लास स्टार्ट है आपका, कि अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना यानी कि सेंसस, ठीक है ना, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो एक नंबर में, मतलब इंडिया लेवल पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, भारत के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, झारखंड के लेवल पे नहीं। तो एक नंबर में मोस्ट पॉपुलेटेड जो आपका जो ट्राइब है वो कौन था? तो आपका भील था, ठीक है। दूसरे नंबर में कौन था? गोंड था, ये हमने पिछले कर लिए सर क्लास में। तीसरे नंबर में कौन था? आपका संथाल था। चौथे नंबर कौन है? उड़ाव है। और पांचवें नंबर में कौन था? तो मुंडा था। ये हो गया सिस्टमेटिक वे में इंडिया लेवल पे। लेकिन आपने नेट पे सर्च किया होगा तो हो सकता है कई लोगों को भील की जगह गोंड मिले होंगे। देखिए अभी उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन जब तक जनगणना ना हो जाए सर, 2021 में होना था लेकिन हुआ नहीं। अब अभी हम 2011 के सेंसस, क्योंकि ऑफिशियल डाटा पे ही हमें बात करनी है, तो अभी आप यही सीक्वेंस याद रखिएगा जो मैंने बताया है। बाकी झारखंड के लेवल पे मैं अगर बात कर लूँ तो एक नंबर पे कौन है? आपका संथाल है, ठीक है। दूसरे लेवल पे कौन है? आपका उड़ाव जनजाति है। और तीसरे नंबर पे कौन है? आपका मुंडा जनजाति है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, हमने आपको बताया था संथाल जनजातियों की अगर जनसंख्या पॉपुलेट परसेंटेज वाइज हमने बोला था 35% है, ठीक है ना। मतलब 100 लोग मतलब 100 लोग अगर मतलब 100 जनजाति, ठीक है ना, झारखंड में, तो इसमें 35 लोग कैसे होंगे? संथाली होंगे, ठीक। दूसरी बात, उड़ाव जनजाति की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो मैंने बता दिया उड़ाव जनजाति जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उड़ाव जनजाति की जो जनसंख्या है झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या का कितना है? तो 18.14% है। देखिए झारखंड में जितनी भी जनजाति है, मान के चलिए 100 जनजाति है झारखंड में, मतलब 100 लोग जो 100 पीपुल्स जो है वो आपके ट्राइब्स है, जिसमें से 35 क्या हो गए? आपके संथाली हो गए। और 18 या 20%
ठीक है ना। ये 100 लोग में 18 या 20% लोग, यानी कि 18 या 20 लोग वो कैसे होंगे, उड़ाव जनजाति के होंगे। समझ में आ गया। अब आइए, उड़ाव जनजाति जो मैक्सिमम आपको झारखंड में कहाँ देखने को मिलते हैं। देखिए, हमने आपको संथाल जनजाति के बारे बताया था। मैं एक बार आपको झारखंड का मैप बना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं बन पाएगा क्योंकि मोबाइल में इस प्रकार से बनाना थोड़ा सा टिपिकल टास्क है, ठीक है। ये जो संथाल परगना वाला क्षेत्र में आपको मैंने बताया था, संथाल जनजाति सबसे ज्यादा यहाँ पे इनका क्या था, संकेंद्रण था। लेकिन देखिए, ये जो छोटा नागपुर का दक्षिणी छोटा नागपुर इसे हम कहेंगे, यहाँ पर, और ये आपका जो है पलामू प्रमंडल, यहाँ पर आपको जो है उड़ाव जनजाति सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको उड़ाव जनजाति यहीं पर देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया मैप में। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए उड़ाव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है, तो छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में भी कहाँ, तो दक्षिणी छोटा नागपुर आप बोलिएगा, ठीक है। और कहाँ, तो पलामू प्रमंडल में संकेंद्रित है। इसके अलावा इस जनजाति के लोग कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो उत्तरी छोटा नागपुर में भी मिल जाएंगे, संथाल परगना में भी एवं कोल्हान प्रमंडल में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। आगे आइए। अच्छा, हमें आप बताइए, हमने आपको करवा दिया इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने अभी आपको नाम लिया पलामू प्रमंडल का, तो आप में से कितने लोग को याद है सर, पलामू प्रमंडल में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, क्या किसी को याद है? 3 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है ना, 3 जिला होते हैं। 3 जिला कौन कौन से था आपको याद है? एक हो गया आपका पलामू, एक हो गया आपका लातेहार, और एक हो गया आपका गढ़वा, ठीक है। पलामू आपको मैंने याद कराया था, इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर भी 1892, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ थी, मेदिनीनगर। उसमें मैंने ट्राइब्स की जनसंख्या आपको कहा था याद करने के लिए, SC ST की, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। SC की कितनी थी, 27% थी, और 9% ST की थी। अनुमंडल कितना था आपको याद है? पलामू जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितने अनुमंडल थे? 3 थे, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर। ब्लॉक कितने थे? 21। विधानसभा क्षेत्र कितने थे? 5। पलामू का किला ये आपका पलामू में ही है, ठीक है ना। लेकिन मैंने पिछले क्लास में एक चीज आपको बोला था, वो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ताता पानी वाला जो गर्म कुंड जो मैंने बता दिया, ठीक है ना, गर्म जल कुंड जो मैंने बता दिया था पलामू में, आप उसे दुमका कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप उसे क्या कर लीजिएगा? दुमका कर लीजिएगा। दुमका नहीं करिएगा क्योंकि दुमका भी गलत है, नेट में दुमका भी दे रखा है, लेकिन उसको आप क्या करना, लातेहार आप करिएगा, ठीक है ना। लातेहार में आपको तातापानी गर्म जलकुंड देखने को मिलेगा। ये एक पर्यटन स्थल है जो फेमस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट था लातेहार। लातेहार वगैरह आपको याद होना चाहिए, 19वां नंबर का जिला है, ठीक है ना। इस्टेब्लिशमेंट जो झारखंड का हुआ था, ये सब फैक्ट आपको याद करना होगा सर, मैंने करवा रखा है, कैप्सूल जाकर देखिए। चलिए ठीक है, लेट हो जाएगी वीडियो फिर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ मैंने लिखा है क्या कि प्रमंडल के अंदर ये सारी चीजें हमने बता रखा है, इसको हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। आगे चलिए। उड़ाव जनजाति की भाषा से क्वेश्चन आपको, देखिए उड़ाव जनजाति की जो भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से कैसी है, तो ये द्रविड़ जनजाति से, मतलब द्रविड़ जाति से संबंधित है। हमने कहा था कि जनजाति को 2 भाग में बांटते हैं, एक तो आपका प्रजाति के रूप में बांटते हैं और एक भाषा के रूप में बांटते हैं। प्रजाति को भी हमने 3 भाग में रखा था और भाषा को हमने 2, ठीक है, एस्ट्रोएशियाटिक और द्रविड़। तो इतना हमने बहुत ही कैप्सूल 5 में बहुत अच्छे से समझा रखा, क्योंकि वीडियो लंबा करने से अच्छा है कि मैं आपका टाइम सेव कर पाऊँ। तो उड़ाव जनजाति का आपसे पूछ लिया जाए अगर भाषा से, मतलब कि भाषा प्रजाति से वो किस प्रजाति से संबंधित है, तो द्रविड़। और प्रजाति से भी अगर पूछ लिया जाए तो वो किस प्रजाति से आते हैं, तो द्रविड़ प्रजाति से ही आते हैं। यहां तक आपको चीजें क्लियर है कि नहीं सर, बताइए। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, या फिर कोई फैक्चुअल अगर ऐसा एरर आता है तो आप तब भी हमें कमेंट करिएगा सर, ठीक है ना भाई। क्योंकि इतनी फैक्ट है सर कि कहीं ना कहीं ऊपर नीचे, और झारखंड में इतनी किताबें भी नहीं हैं और कोई भी ऑथेंटिक किताब नहीं है कि आपको सही बात बताएं। देखिए, आपको प्रजाति से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। देखिए, भाषा के अकॉर्डिंग जाति को, जनजाति को 2 भाग में रखा गया, ठीक है, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक और एक हो गया द्रविड़, ठीक है ना। और एक प्रजाति के अकॉर्डिंग जनजातियों को 3 भाग में बांटा गया, एक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, एक हो गया ऑस्ट्रेलॉइड और एक हो गया द्रविडियन। तो जो उड़ाव जनजाति ये द्रविड़, और आपका भाषा के अकॉर्डिंग भी ये द्रविड़ थे। द्रविड़ भाषा का मतलब क्या था, जो लोग साउथ से आए हुए थे, जिनकी भाषा कैसी होती थी, साउथ, मतलब कि जो ये लोग कैसी भाषा बोलते थे, द्रविड़ भाषा बोलते थे, इसलिए इनको द्रविड़ भाषा की शैली में रखा गया है। ये आपका उड़ाव जनजाति की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। संथाल जनजाति मैंने आपको बताया था कि ये कौन से प्रजाति से, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित है, ठीक है, ये सब हमने आपको बता रखा है। आगे चलते हैं भाई। आगे हमारा जो आपसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, उड़ाव जनजाति की भाषा से। उड़ाव जनजाति की मुख्य भाषा क्या है, वो है कुड़ुक है, ठीक है ना। उड़ाव जनजाति की मुख्य भाषा क्या है, कुड़ुक है। और उड़ाव जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं, कुड़ुक बुलाते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, मनुष्य। देखिएगा, एक चीज आप यहाँ से फैक्ट को लिख लीजिए, मैं यहाँ नहीं बता पाया हूँ, लिख नहीं पाया हूँ, कि कुड़ुक भाषा
मतलब कहाँ से इसकी जो मतलब क्या बोलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बोलचाल में कहाँ से मिलती है, तो जो आपकी कन्नड़ है ना, ठीक है ना, कन्नड़ से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है आपकी कुड़ुक भाषा। ठीक, दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार हमने कहा आपको संथाल जनजाति में संथाली के लिए ओल चिकी लिपि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू जी ने किया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? और संथाल जनजाति के संस्थापक किसे कहते हैं? लुगुबुरु, जिनके जन्म स्थान कहाँ थे? गोमिया बोकारो वाला, ठीक है ना। उसी प्रकार ये जो कुरुक है ये किस लिपि में लिखी जाती है? आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? गोलोंग लिपि में, ठीक है ना भाई। गोलोंग लिपि के लिए इसका इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इस लिपि का 1999 में किया गया था नारायण उरांव के द्वारा। क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, आपके मन में नहीं आ रहा लेकिन मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि उरांव जनजाति का तो मैंने बता दिया, द्रविड़ से प्रजाति से पूछ ले या भाषा से, लेकिन संथाल का भी मैं रिवाइज करवा दूं। ये प्रजाति से कैसे थे? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। और अगर भाषा से पूछ लिया जाए तो ये कैसे थे? तो किस स्तर पे थे? भाषा के स्तर पर इनको कहाँ रखा गया था? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है ना, ऑस्ट्रो एशियाटिक। आगे चलते हैं भाई। उरांव जनजाति जो है झारखंड की सबसे विकसित जनजाति एवं शिक्षित जनजाति है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे जो झारखंड में जो जनजातियां उनमें से सबसे ज्यादा विकसित और शिक्षित जनजाति कौन सी है, तो उरांव जनजाति है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए संथाल जनजाति कहाँ से आए थे झारखंड में, देखिए वो झारखंड से बाहर निकले थे, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, फिर वो वेस्ट बंगाल से झारखंड में आए थे। तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि कहाँ से वो आए थे, तो वेस्ट बंगाल से झारखंड में आए थे। उनको वेस्ट बंगाल में संथाल की जनजाति में क्या कहा जाता था? तो साउथ तार कहा जाता था, ठीक है। मैं मैप में बताऊं एक चीज़ और, जो उस दिन मैं नहीं बता पाया और देखा कि वो आपके एग्जाम में एक दिन पूछा भी गया था क्वेश्चन। ये आपका जो एग्जाम में क्या, मैं अपने टेस्ट सीरीज जब बना रहा था उसमें ही क्वेश्चन दिया था। देखिए यहाँ पे संथाल जनजाति लोग थे, वेस्ट बंगाल वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ से ये संथाल जनजाति लोग आए थे यहाँ पर आपके संथाल परगना वाला क्षेत्र में, ठीक है ना। इसे ही कहा जाता है क्या? दामिने को, ठीक है ना। दामिने को मैं और भी डिटेल में बताऊंगा, बस इतना याद रखेगा, ये निवास स्थान हो जाता है संथाल जनजातियों का। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए संथाल परगना ऑप्शन में ना मिले तो दामिने को टिक करके आइएगा। आगे चलिए भाई। उरांव जनजाति का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो शरत चंद्र राय ने किया था। किसने किया था? तो शरत चंद्र राय ने किया था। याद रखिएगा भाई, किसने किया था? शरत चंद्र राय ने किया था। कुड़ुक भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गोलोंग लिपि में लिखी जाती है। अभी मैंने बताया गोलोंग लिपि का जो इस्टेब्लिशमेंट 1999 में किसने किया था? तो आप क्या बोलेंगे? नारायण उरांव के द्वारा किया गया था। लेकिन एक चीज याद रखिएगा सर, यहाँ पर जो उरांव जनजाति के जो वैज्ञानिक जो उरांव जनजाति का जिन्होंने अध्ययन किया था शरत चंद्र राय, इन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दिया था। इन्होंने कहा था कि उरांव जनजाति में टोटल 68 गोत्र है, ये याद रखिएगा सर। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है शरत चंद्र के राय के अनुसार उरांव में कितने गोत्र थे, तो 68 गोत्र बोलेंगे। लेकिन अगर आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए कितने गोत्र होते हैं उरांव जनजाति में, तो आप कहेंगे 14 गोत्र। ये भी आप याद रखिएगा। 12 गोत्र हमने किस में बताया था? आपका संथाल जनजाति में बताया था। याद आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? चलिए आगे चलते सर। आगे क्या लिखा गया है कि उरांव जनजाति में जो महिलाएं होते हैं गोदना को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है ना। यहाँ महिलाएं में, और हमने संथाल में बताया था पुरुषों अपने बाएं हाथ में सिक्के की क्या करते हैं? गोदना, यानी कि एक टेटू को क्या करते हैं? गुदवाते हैं। संथाल जनजाति में भी गोदना गुदवाने का प्रचलन पाया जाता है। संथाल जनजाति के पुरुष बाएं हाथ पर, ये मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है। अच्छा ये देखिए 14 गोत्र होते हैं, जिस गोत्र को क्या कहते हैं हमने कल बताया था किली में। और मेन आपको याद रखना केरकेट्टा जो गोरैया पक्षी, ठीक है ना, इसके प्रतीक हो गए। ये आपके जेपीएससी के लिए मैं बता रहा हूँ भाई, ये पूछ लेगा आपसे। तिर्की का, तो इसका जो प्रतीक हो जाएगा चिड़िया, खालकों के लिए मछली, लकड़ा के लिए बाघ, मींज के लिए सापाकार मछली, कुजूर के लिए लता। बस इतना आपको याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट गोत्र का प्रतीक आपको। आगे चलते हैं भाई। उरांव जनजाति में भी कई तरह के विवाहें आपको प्रचलन देखने को मिलती है। जिस प्रकार संथाल जनजाति में हमने देखा अरेंज मैरिज देखा, लव मैरिज देखा, विधवा विवाह यानी कि पुनर्विवाह देखा, बहुत सारे विवाह हमने बातें की थी भाई। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ याद आ रहा कि नहीं? किरिंग बापला आपका क्रय विवाह था, जहां पे आपको क्या था? पौन देना अनिवार्य था। लेकिन सांगा विवाह यानी विधवा विवाह, या फिर बोल सकते हैं पुनर्विवाह, जहां पे आप पौन देना बिल्कुल अनिवार्य नहीं था, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा एकदम। पौन क्या था? आपका दहेज था, जहां पे क्या करते हैं वधु को क्या करते हैं? कुछ मूल्य, वधु मूल्य दे करके उनको मतलब एक तरह से विवाह करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? पौन या दहेज, या फिर वधु क्या बोलते हैं उसका? दहेज कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए। तो यहाँ पर भी दो तरह के विवाह हैं, आयोजित विवाह यानी कि अरेंज मैरिज, और एक होता है सेवा विवाह यानी कि सर्विस मैरिज।
उड़ाव जनजाति जो होता है इसमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है, तो आयोजित विवाह यानी कि अरेंज मैरिज, जिस प्रकार आपका संथाल में आपको देखने को मिला था। मैक्सिमम जनजाति में यही मिलेगा, ठीक है ना भाई। अब लेकिन देखिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते चले जा रहा है लोग, तो चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें एडवांस होती ही चली जा रही है। उड़ाव जनजाति में देखिए सगोत्री यानी कि सेम गोत्र में विवाह वर्जित है, सेम संथाल जनजाति में भी वर्जित है, यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ बोला गया कि इस जनजाति में समग्रामा विवाह का प्रचलन नहीं है। समग्रामा विवाह का मतलब समझ लीजिए कि एक ही गांव के लड़के एवं लड़की के बीच विवाह नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये आपका मान लेते हैं पंचायत होगा, ठीक है, इसमें कई सारे गांव होंगे। अब इसी गांव के लड़का और इसी गांव का लड़की से कभी भी विवाह नहीं होगा, यही बोला गया है समग्रामा, यानी एक ही गांव के लड़के एवं लड़की के बीच क्या होगा, विवाह नहीं होता इस जनजाति में। उड़ाव जनजाति की मैंने बात किया। आगे चलिए, इस जनजाति में भी विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है, ठीक है, जिस प्रकार संथाल जनजाति में बात कर लिया जाए। देखिए संथाल जनजाति में मैंने क्या कहा था कि विधवा विवाह, सॉरी, इस जनजाति में भी विधवा विवाह का प्रचलन है, ठीक है ना, जिस प्रकार संथाल जनजाति में भी विधवा विवाह का प्रचलन था। लेकिन सर उसमें क्या था, मैंने कहा था कि उसमें लड़का क्या होना चाहिए, डाइवोर्सी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि संथाल जनजाति की तरह लड़का डाइवोर्सी ही हो। वहां पर लड़की तो सिंपल सी बात है, मतलब विधवा होगी भाई, लेकिन वो उसकी शादी संथाल जनजाति में उस लड़के के साथ किया जाता था जो लड़का कहीं ना कहीं एक बार उसका डाइवोर्स हो रखा। लेकिन उड़ाव जनजाति में ऐसी प्रचलन नहीं देखने को मिलती है, कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि लड़का भी डाइवोर्सी ही हो। आगे चलिएगा, सेवा विवाह एक ऐसा विवाह जो आपको मैंने संथाल जनजाति में नहीं बताया था, इसीलिए नहीं क्योंकि ये विवाह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो संथाल जनजाति में नहीं मिलता। देखिए इस विवाह में क्या होते हैं, उड़ाव जनजाति के जो वर होते हैं कुछ समय तक वधु के परिवार की सेवा करते हैं। देखिए ऐसा भी बोला जाता है कि जो वर जो वधु से शादी करते हैं, ठीक है ना, अगर वो वधु मूल्य नहीं चुका, मतलब कहते हैं कि मैं आपको इतना वधु मूल्य दूंगा, इतना पौन दूंगा, ठीक है, अगर वो नहीं दे पाते तो इस कंडीशन में भी ऐसा भी बोला जाता है कि इस कंडीशन में ये क्या करते हैं, जो लड़की होते हैं यानी कि जो वधु होते हैं उनके परिवार में जा करके उनकी सेवा करेंगे, अपने सास ससुर जो है उनकी सेवा करेंगे। यही होता है सेवा विवाह या फिर सर्विस विवाह। सहिया, ध्यान से समझिएगा सहिया होता क्या है। देखिए सहिया को आपको समझना पड़ेगा सर, थोड़ा आराम से समझिएगा। इस जनजाति में क्या होता है, युवक युवती के बीच संबंध स्थापित करने हेतु जिस व्यक्ति का चुनाव किया जाता है उसे सहिया या फिर सही यारो कहते हैं, ठीक है ना। पहले इसको समझ लीजिए, पहले पूरा पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, उसके बाद इसको हम और भी अच्छे से आपको समझाएंगे। फिर यहाँ लिखा गया है कि प्रत्येक 3 वर्ष के धान कटनी, याद रखिएगा ये पॉइंट, याद रखिएगा 3 वर्ष, ये भी याद रखिएगा क्या कहते हैं उसे, सहिया या फिर सहियारो। इस जनजाति के युवक युवती, आपसे पूछेगा यह जो सहिया होता है वो युवक होता है या फिर युवती होता है, सहियारो युवक होता है या युवती होता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, युवक या युवती, कोई भी युवक भी हो सकता है या युवती भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये जो मैं समझाऊंगा परेशान नहीं, पहले फैक्ट पहले याद कर लीजिए। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, ठीक है ना, धान जब कटता है उसके बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है, यानी कि एक समारोह का आयोजन किया जाता है जहां पर सहिया का चयन किया जाता है, यानी कि वो या तो युवक हो सकता है या युवती का हो सकता है। ये समारोह का आयोजन कब होता है, हर प्रत्येक 3 वर्ष के बाद धान कटनी के बाद, ठीक है ना। इस समारोह में युवक युवती के बीच क्या होती है, आपसी मित्रता की जाती है, ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक। इस समारोह में क्या होता है, आपकी जो युवक और युवती होते हैं उनके बीच क्या होता है, आपसी मित्रता की जाती है। लड़कियां जो होती है इस प्रकार बने मित्र को गोई या करम डार कहती है एवं लड़के के मित्र को लार या संगी कहते हैं। विवाह के बाद लड़कों की पत्नियां आपस में एक दूसरे को लारिन या सांगिन बुलाती है। ये सब आपको नहीं समझ में आया होगा, अब हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या होता है, प्रत्येक 3 वर्ष धान कटने के बाद एक समारोह का आयोजन किया जाता है जहां पर पूरे जो उड़ाव जनजाति के जितने भी आबादी के जो लोग हैं ना, यानी कि जो लोग मतलब क्या, जो युवक और युवती हैं, इनके लिए ही ये समारोह का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर पूरे मतलब सोचिए जितने उड़ाव जनजाति के हैं युवक युवती, वो सभी आएंगे इस समारोह में, इस मंच में आए। अब ये युवक युवती के बीच क्या होगी, आपसी दोस्तियां होगी, ठीक है ना। आपसी जो दोस्तियां होती है और फिर इसी दोस्ती के मतलब एक दोस्ती हुई, एक दूसरे को पहचान होंगे, एक दूसरे के बारे लोग जानते हैं और फिर फाइनली इनकी जो शादियां हो जाती है। तो यही समझिएगा सहिया क्या हो गया, एक समारोह का आयोजन होता है 3 वर्ष के बाद धान कटने के बाद युवक युवतियों के बीच क्या होती है, संबंध स्थापित की जाती है, ठीक है। और ये युवक युवती भी हो सकते हैं सहिया, कोई जरूरी नहीं है कि युवती होगी या फिर युवक हो। ये आपको पूछा गया सवाल है जेपीएससी में, कब होता है, हर 3 वर्ष के बाद। अब देखिए जब आए समारोह का आयोजन किया गया, लड़के लड़कियों के बीच दोस्ती हुई, आपस में
अगर ठीक ठाक लगा, सब कुछ ठीक है भाई, फैमिली वाले भी मान गए, तो उनकी विवाह हो जाती है। अब विवाह होने के बाद क्या होता है, जो लड़कियां होती है, ठीक है ना, लड़कियां इस प्रकार बने मित्र को गोई कहते हैं या कर्मडार कहती है, एवं लड़के के मित्रों को लार या संगी कहते हैं। नहीं समझे आप? देखिए ये जैसे कि मंच था, यहाँ पर बहुत सारे लड़कियां हैं, ये मान के चल रहे हैं, ये लड़कियां माइनस 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 माइनस, और इधर आपका लड़का है, ठीक है, तो ये प्लस 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 है। तो ये सब जो अपने आप को क्या कहेंगे, ये अपने मित्र, एक तरह से ये मित्र हो गए, ये लड़कियां आपस में मित्र हो, जो लड़कियां अपने मित्र यानी कि जो लड़की जो मित्र बनेगी उनकी, उनको क्या कहेंगे, गोई या कर्मडार कहेंगे, और जो लड़के जो अपने मित्र बनेंगे, लड़के के जो मित्र होंगे वो लार या संगी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद विवाह के बाद जो लड़कों की जो पत्नियां आपस में एक दूसरे को लारिन या फिर सांगिन बुलाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जब विवाह जैसे हो गया, ठीक है ना, जैसे इन दोनों का विवाह होता है, तो ये जो लड़का है ये लड़की है, तो इसकी ये पत्नी हो गई, ये जो पत्नियां हैं आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं, लारिन या फिर सांगिनी बुलाती है। याद रखिएगा ये भी पॉइंट। इतना क्लियर हो गया? अब आगे चलिए। इस जनजाति के युवक एवं युवती को उड़ाव जनजाति के रीति रिवाजों एवं परंपराओं की जानकारी प्रशिक्षण देने के लिए एक युवा गृह या फिर घुमकुरिया कहा जाता है। देखिए युवा गृह का अर्थ मतलब क्या है, इसको समझ लीजिएगा। युवा गृह का मतलब ये है, युवा गृह यानी कि यहाँ पर युवाओं का प्रवेश, एक मतलब कि एक तरह से समझिए कि एक मंच का आयोजन होता है या फिर एक तरह का ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें आप जिस जनजाति के, उड़ाव जनजाति है या संथाल जनजाति, तो उसके बारे में आपको बताया जाता है, अवेयरनेस फैलाया जाता है कि उड़ाव जनजाति की ये आर्ट एंड कल्चर है, ये संस्कृति है, ये पर्व है, ये त्यौहार है, ये कई सदियों से ये चीज़ें इस जनजाति में चलती आई है, तो वो सारी जानकारी आपको युवा गृह में आपको बताई जाती है, ठीक है ना। तो युवा गृह को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, घुमकुरिया कहा जाता है। कहाँ, किस जनजाति की मैं बात कर रहा हूँ, उड़ाव जनजाति के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ये भी आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और संथाल जनजाति में युवा गृह को क्या कहते हैं, घोटुल कहते हैं, ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। युवा गृह का मतलब समझ में आ गया, युवाओं का एक घर होगा, ठीक है ना, युवाओं का घर होगा जहां पे आपकी जनजाति के बारे क्या किया जाएगा, अवेयरनेस फैलाया जाएगा, बताया जाएगा। जैसे कि हिंदू धर्म है आप, ठीक है ना, तो हिंदू धर्म के बारे में आपको बताया जाएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम के धर्म के बारे में। उसी प्रकार यहाँ पे जनजाति की हम लोग बात करें तो उड़ाव जनजाति की बात करें तो उड़ाव जनजाति के बारे में आपको पूरी की पूरी डिटेल जानकारियां दी जाती है। अब आइएगा आगे। घुमकुड़िया में प्रवेश पाने की आयु जो होती है, यानी कि जो युवा गृह में प्रवेश पाने की जो आयु कितनी होनी चाहिए युवक युवती की, तो 10 साल या 11 साल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, परंतु जैसे ही अगर वो युवक और युवती की अगर विवाह हो जाती है तो उसको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उस युवा गृह से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो वही मैंने लिखा है कि परंतु विवाहित युवक युवती इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर विवाह हो गया आपका, तो आपको इस युवा गृह में प्रवेश नहीं किया जाएगा, और अगर आप प्रवेश ले लिए हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आपका जैसे कि विवाह होता है तो भी आपको वहां से हटा दिया जाएगा। तो वही लिखा गया है, जैसे कि इनकी विवाह हो जाती है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना, जैसे आपकी विवाह हो जाएगी आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कोई भी युवक या युवती युवा गृह में सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश पाया जाता है। देखिए अब हर साल आप इस युवा गृह में प्रवेश नहीं लेंगे। जैसे अभी आप मान के चलिए 10 साल के हैं, ठीक है ना, अगर आप 10 साल में नहीं प्रवेश ले पाए तो अब क्या करेंगे, अगले 13वां साल में आपका प्रवेश किया जाएगा युवा गृह में, ठीक है ना। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, हर कितने वर्ष के बाद युवा गृह में प्रवेश किया जाता है उड़ाव जनजाति में, तो 3 वर्ष। 3 वर्ष में आपको मैंने एक और फैक्ट आपको याद करवाया, सहिया वाला पॉइंट, ठीक है ना, सहिया वाला जो ये युवा मंच का जो ये मंच का या फिर ये आयोजन जो किया जाता है समारोह का, कितने वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद। कब, तो याद रखिएगा धान कटनी के बाद। उसके बाद देखिए जो लड़कों, अब देखिए युवा गृह बन गया भाई, ये पूरा युवा गृह है। अब एक ग्रुप रहेगा लड़कों का केवल, ठीक है ना, और एक ग्रुप रहेगा लड़की का, ठीक है। अब इसका एक हेड होगा, लड़कों का पूरा एक हेड होगा। तो वही मैंने लिखा यहाँ पे कि लड़कों की घुमकुरिया को, ठीक है ना। अच्छा एक पॉइंट एक छूट गया, देखिए कोई भी युवक युवती युवा गृह में सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश पाता है, ठीक है ना, ये आपको मैंने बता दिया। और ये एक त्यौहार होता है सरहुल का, ठीक है, सरहुल के त्यौहार के समय हर 3 वर्ष के बाद आपको युवा गृह में क्या किया जाएगा, प्रवेश लेने का चांस मिलेगा, जितने भी युवक युवती होंगे, ठीक है। अब देखिए जो लड़के होते हैं घुमकुड़िया में, उनको जो लड़कों के जो घुमकुड़िया को क्या कहा जाता है, जोक अरेपा कहते हैं, ठीक है ना। जो ये पूरा का पूरा ये आपका युवा गृह है, ये लड़कों का घुमकुड़िया है पूरा युवा गृह। तो इस युवा गृह को क्या कहा जाता है, उड़ाव जनजाति में पूरे युवा गृह को तो हमने घुमकुरिया कहा, लेकिन स्पेशली जो केवल लड़कों का युवा गृह है उसे हम क्या बोलते हैं, जोक अरेपा
या फिर धांगर कुड़िया भी कहते हैं, ठीक है। और जो लड़कियों के घुमकुरिया होते हैं उसे क्या कहते हैं, पेल एरेप्पा एरेप्पा कहते हैं, पेल एरेप्पा कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये आपका युवागिरी हो गया, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे क्या होंगे, उड़ाव जनजाति के जितने भी युवक युवतियाँ होंगे यहाँ पर प्रवेश करेंगे। अगर आपका उम्र 10 साल हो गया या 11 साल हो गया, और अगर आप विवाहित नहीं है तो हर 3 साल के बाद सरहुल जो आपका पर्व है उसके समय ही आपका आयोजन किया जाता है युवागिरी मंच का। अब देखिए ये जो युवागिरी बन गया, इस युवागिरी में एक लड़कों का ग्रुप होगा। ये लड़कों का जो युवागिरी होगा इसे हम क्या कहेंगे, जोंक एरेप्पा या फिर धांगर कुड़िया। और ये लड़कियों का जो युवागिरी बना उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या नाम देंगे सर, उसे हम क्या नाम देंगे, पेल एरेप्पा, ठीक है। अब देखिए ये जो लड़कों का जो ये युवागिरी बना है, ठीक है, और ये लड़कियों का युवागिरी है, माइनस लिख रहा हूँ ये प्लस लिख रहा हूँ। अब इसके नियंत्रण और इसके देखभाल के लिए मैं लड़कों का बात कर रहा हूँ, क्या किया जाएगा कि उसी में से कोई एक लड़के को एक मुखिया के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, महतो, या ये लिखते चलिए, या फिर धांगर महतो कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार लड़कियों के लिए भी इसका देखभाल के लिए, इसके नियंत्रण के लिए एक लड़की को क्या किया जाएगा, लीडर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। उसको दायित्व पूरा सौंप दिया जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, बड़की धांगरीन, ठीक है, बड़की धांगरीन कहते हैं। क्लियर हो गया, पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलिए, उड़ाव जनजाति के अंतर्गत, उड़ाव जनजाति के अंतर्गत ग्राम के जो प्रधान को क्या कहा जाता है, महतो या फिर मुखिया कहते हैं। महतो कहेंगे या फिर मुखिया कहेंगे। अभी मैंने कहा एक महतो और एक धांगर महतो, कौन था, जो युवागिरी, लड़कों का जो युवागिरी है उसको हमने क्या कहा नाम, उसको हमने कहा जोंक एरेप्पा। इसका जो हेड होगा एक लड़का होगा जिसको मुखिया नियुक्त किया जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, महतो या फिर धांगर महतो। और लड़कियों का जो हेड होगा, मुखिया जो होगी, उसको क्या नाम बोलेंगे, बड़की धांगरीन कहेंगे। लेकिन ये भी याद रखिएगा, उड़ाव जनजाति के अंतर्गत जो ग्राम के प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं, महतो कहते हैं या फिर मुखिया कहा जाता है। आगे चलिए, महतो के सहायता करने वाले को क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। महतो के जो सहायता करेंगे उनको क्या कहेंगे, मांझी कहेंगे। महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, ठीक है ना भाई। सिंपल सी बात है, ये एक ग्राम हो गया, ठीक है ना। ग्राम का जो प्रधान है वो कौन होगा, महतो होगा। अब इसका ये पूरा का पूरा प्रशासनिक और न्यायिक कार्य देख तो नहीं पाएगा, अकेले तो नहीं कर पाएगा ना, तो इसकी देखभाल के लिए एक जो उनके हेल्पर होंगे, इनके जो असिस्टेंट होंगे, उनको क्या कहा जाता है, उनके सहायता जो प्रशासनिक जो क्या कहा जाता है, सहायता करने वाले को मांझी कहते हैं, ठीक है ना। जो प्रधान होते हैं ग्राम प्रधान महतो, उनकी जो सहायता करते हैं उनको क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, उड़ाव जनजाति के जो, अब देखिए एक गांव में कई पंचायत होते हैं, एक पंचायत में कम से कम 5 तो सदस्य होंगे ही, 5 होंगे, 5 से ज़्यादा हो सकते, 7 हो सकते, 9 हो सकते, लेकिन पंचायत में कम से कम 5 सदस्य होंगे, इसलिए नाम ही है पंचायत। तो उड़ाव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, पंचोड़ा कहा जाता है। उड़ाव जनजाति में जो पंचायत होता है, उड़ाव जनजाति के जो पंचायत को क्या कहा जाता है, पंचोड़ा कहा जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जबकि इस जनजाति में नाच के आयोजन के लिए एक मैदान का आयोजन किया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है अखाड़ा, ठीक है ना। याद रखिएगा, इस जनजाति में जो नाच गान का आयोजन किया जाता है एक मैदान में, उस मैदान को क्या कहा जाता है, अखाड़ा कहा जाता है। आपको पूछा जाएगा अखाड़ा का संबंध है किस जनजाति से, उड़ाव जनजाति। अखाड़ा एक प्लेस है, किसका प्लेस है, नाच गान का एक प्लेस है, ठीक है भाई। आगे आइए, उड़ाव जनजाति में जो धार्मिक प्रधान है, ठीक है ना, धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य काम सब कुछ देखेंगे उसे क्या कहा जाता है, पाहन कहा जाता है। अगला पॉइंट, उड़ाव जनजाति में ग्राम प्रधान के जो सहायक होते हैं, ठीक है ना, जो ग्राम प्रधान के जो सहायक एवं पंचायती आदेश के संदेशवाहक को क्या कहा जाता है, मांझी कहा जाता है। ये ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, ग्राम जो आपका उड़ाव जनजाति है, ठीक है ना, उन जो ग्राम प्रधान के सहायक हैं, ठीक है ना, उड़ाव जनजाति में ग्राम प्रधान के सहायक कौन था, आपका मांझी था। एवं पंचायती आदेश के संदेशवाहक को क्या कहा जाता है, मांझी कहा जाता है। मतलब समझे आप, देखिए उड़ाव जनजाति के जो ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है, महतो कहा जाता है, और इनके जो सहायक थे उनको हमने क्या कहा था, मांझी कहा था, ठीक है ना, मांझी कहा था। महतो के जो सहायक थे उनको क्या कहा था, मांझी कहा था। साथ के साथ जो उड़ाव जनजाति के जो ग्राम प्रधान के सहायक को तो मांझी हमने कहा, साथ के साथ जो पंचायत हमने कहा, पंचायत को हम क्या कहते हैं, पंचोरा कहते हैं उड़ाव जनजाति में। इसके जो संदेशवाहक होंगे, संदेशवाहक मतलब समझ रहे हैं कि भाई देखिए इतना बड़ा गांव हो गया, अब इसमें कई सारे पंचायत हो गया, अब इस गांव का जो प्रधान है महतो, अब इस महतो को कोई संदेश पहुंचाना है तो इस पंचायत का कोई तो एक सदस्य जाकर पहुंचाएगा संदेश को, वो संदेश पहुंचाने वालों को क्या कहा जाता है, मांझी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मांझी उड़ाव जनजाति में 2 लोगों को कहा जाता है, एक तो जो धार्मिक प्रधान, एक जो ग्राम प्रधान होता है उड़ाव जनजाति का, उसके जो सहायक होते हैं उसको भी मांझी कहा जाता है, इसलिए मैंने एक जगह लिखा है।
और जो पंचायत होते हैं उसके जो संदेश वाहक, ठीक है ना, पंचायत ने कोई मान लिया आदेश दिया, अब उसको लोगों तक पहुंचाना, तो वो संदेश पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो उसको भी मांझी ही कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब ये दो अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि वही लोग हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा। अगला पॉइंट, उरांव जनजाति के वे लोग जो जंगलों को साफ करके, याद रखिएगा। अच्छा पहले इसको मैं आपको पढ़ दूं, उसके बाद आपको और भी क्लियर से समझा दूंगा इसको, ठीक है। देखिए लिखा गया है कि उरांव जनजाति के वे लोग जो जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि तैयार करते हैं उनको क्या कहा जाता है, भूइंयर कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक जंगल है, पूरी बड़ी बड़ी गाछें वृक्ष है पूरा, अब इस जंगल को पूरा साफ किया गया है, एकदम समतल बना दिया गया है, खेती योग्य भूमि बना दिया गया, ठीक है ना। तो उरांव जनजाति के ये लोग क्या करते हैं, जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि तैयार करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, भूइंयर कहा जाता है उस भूमि को, ठीक है। इनके द्वारा तैयार की गई भूमि को भूइंयर भूमि कहा जाता है, और इनके द्वारा उसी स्थान के इर्द गिर्द एक गांव का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, भूइंयर गांव कहा जाता है, ठीक है। अब उसी के आसपास ये लोग रहने लगेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, जीवन यापन करेंगे, तो उस गांव, उसका एक गांव एक इस्टेब्लिश कर लेते हैं, उस गांव का नाम दे देते हैं भूइंयर गांव। ये सीएनटी एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, भूमि के मालिक। अच्छा जेपीएससी का अगर एग्जाम दे रहे हो तो सीएनटी एक्ट से आपके 5 सवाल आते हैं, और अगर आपको पढ़ना है तो यूट्यूब में जाइए, 2-3 घंटे का मैंने लेक्चर लिया है। पिछले साल जो आपका 7वीं से 11वीं जेपीएससी हुई, 7वीं से 10वीं जेपीएससी में आपका सीएनटी एक्ट के पाँचों क्वेश्चन वहीं से आए हुए थे। चलिए तो आगे चलते हैं। इस जनजाति का अगर आपसे पूछ लिया जाए जो मुख्य आर्थिक कार्य क्या है, तो कृषि है। जैसे कि हमने संथाल में देखा, क्या कृषि कार्य भी कर लेते थे वो, ठीक है ना, बुनकर वाला भी काम कर लेते थे वो, मतलब बुनाई का भी काम कर लेते, और साथ के साथ चित्रकला में भी वो निपुण थे। लेकिन हमने कि आपको याद है कि हमने बताया था काम्ब कट एक क्या थी, चित्रकला था, किसकी, संथाल में, मैंने आपको याद करवाया था, ठीक है ना। तो मुख्य व्यवसाय, और अगर संथाल में भी अगर बात पूछ लिया जाए उनकी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है, तो कृषि पर ही निर्भर करती है। आगे आइए भाई, इस जनजाति के मुख्य आर्थिक कार्य क्या है, कृषि है। कृषि के अलावा ये और क्या करते हैं, शिकार भी करते हैं। इनका मुख्य भोजन क्या है, चावल, जंगली पक्षी का मांस एवं फल है। इनका पेय पदार्थ क्या होता है, हड़िया होता है, जिसे पोचाई, जो चावल से निर्मित पेय पदार्थ है, याद होगा आपको, हमने संथाल में भी बताया आपको। उरांव जनजाति का जो मुख्य नृत्य है उसे क्या कहा जाता है, यदुर कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए जो उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता को धर्मेश या फिर धर्मी कहते हैं, धर्मेश देवता के सम्मान में जतरा त्यौहार मनाया जाता है। ये देखिए धर्मेश देवता सेम जिस प्रकार से हम लोग सूर्य की भगवान की जो पूजा करते हैं ना, वही ये लोग भी धर्मेश देवता इनको कहते हैं, ठीक है। तो उरांव जनजाति में याद रखिएगा जो प्रमुख देवता होते हैं धर्मेश या धर्मी होते हैं, सूर्य के समान इनको माना जाता है, ठीक है। धर्मेश देवता को सम्मान में इनको क्या किया जाता है, एक त्यौहार। तो पूछेगा उरांव जनजाति में या फिर जतरा त्यौहार जो होते हैं किस भगवान की पूजा की जाती है, किसके सम्मान में ये त्यौहार मनाया जाता है, तो धर्मेश देवता के सम्मान में, जो सूर्य के समर्पित है भाई, मतलब सूर्य के समान है ये देवता। अगला पॉइंट, यह जनजाति पशुओं के सम्मान में कार्तिक अमावस्या को सोहराय पर्व मनाते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा सोहराय पर्व कब मनाया जाता है, तो कार्तिक अमावस्या को, पशुओं के सम्मान के लिए या फिर पशुओं से संबंधित ये पर्व है, ये ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। उरांव जनजाति में पहाड़ों के देवता को क्या कहा जाए, जिस प्रकार हमने आपको संथाल में याद कराया था मरांग बुरु, ठीक है ना। पहाड़ों के देवता को क्या कहा था, मरांग बुरु कहा जाता है। उसके बाद एक सीमांत देवता होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, डिडवार या फिर डिहवार भी कहा जाता है। इस जनजाति में गांव के देवता को ठाकुर देव या फिर बुरु कहा जाता है, ठीक है ना, ठाकुर देव या फिर बुरु कहा जाता है, ये सब याद करना होगा भाई। इस जनजाति के जो पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, सरना कहा जाता है, जबकि कुल देवता को क्या कहा जाता है, पूर्व जातमा कहा जाता है। इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार क्या है, कर्मा है, जो भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी में मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है, भाई बहनें जो होती है भाई के लिए व्रत रखती है। इस जनजाति के लोग फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भेलवा पूजा कब किया जाता है, फसल की रोपनी के समय। फागु पर्व होली के सम्मान पर्व है, होली के समान है, मतलब जैसे प्रकार हम लोग होली मनाते हैं ना, उसी प्रकार फागु पर्व मनाया जाता है उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति के लोग जो है वैशाख के महीने में शिकार का आयोजन करते हैं, ठीक है, जिसे विंसु सेंद्रा कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर ये लोग फागुन के महीने में शिकार का आयोजन करते हैं, जिसे फागु सेंद्रा कहते हैं। और एक होता है आपका जेठ के महीने में ये लोग जो शिकार करते हैं उसे जेठ शिकार कहते हैं। तो 3 याद रखना है, एक हो गया वैशाख के महीने में जो करते हैं इसे विषु सेंद्रा कहते हैं, फागुन के माह में जो ये लोग करते हैं उसे फागु सेंद्रा कहते हैं, और जेठ के महीने में जो ये शिकार करते हैं उसे जेठ शिकार कहते हैं। आगे आइए। इस जनजाति के लोग जब इच्छानुसार या
अनौपचारिक शिकार करते हैं उसे क्या कहा जाता है, दोराहा शिकार करते हैं। देखिए ये तो हो गया एक वैशाख महीने का, एक हो गया आपका फागुन के महीने में, और एक हो गया जेठ के महीने। लेकिन अगर ये जनजाति के लोग अपनी इच्छा अनुसार या अनौपचारिक कोई भी मतलब बिना अनाउंसमेंट किए ही शिकार करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, दोराहा शिकार करते हैं। उड़ाव जनजाति में वर्ष का जो प्रारंभ, नए वर्ष का प्रारंभ जो होता है, ठीक है ना, उड़ाव जनजाति में जो नए वर्ष का प्रारंभ होता है, जिस प्रकार हमने आपको बताया था संथाल में जो सबसे बड़ा फेस्टिवल सोहराय होता है, हाँ कहा था, याद है कि नहीं याद है भाई। उसी प्रकार यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि उड़ाव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ धान की फसल काटने के बाद प्रारंभ होती है। ठीक है, कब होती है प्रारंभ, तो धान काटने के बाद प्रारंभ होती है आपकी उड़ाव जनजाति का नया वर्ष। आगे चलिएगा भाई। इस जनजाति के लोग देखिए याद रखिएगा जादू टोना में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं इस जनजाति के लोग, और जो व्यक्ति जादू टोना करते हैं उसे क्या कहा जाता है, माटी कहा जाता है। याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है, माटी कहा जाता है। तो इस जनजाति के लोग जादू टोना पर भी विश्वास करते हैं, और जो जादू टोना करते हैं उसे क्या कहते हैं, माटी कहा जाता है। इस जनजाति में शवों का अंतिम संस्कार यानी कि दाह संस्कार एवं शवों को क्या कहा जाता है, दफनाने की प्रथा है। तो इसमें भी सेम उसी प्रकार संथाल जनजाति में भी था, और उसमें यह भी था कि उसके जो प्रियतम चीज होते थे उनको भी साथ के साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, तो इस जनजाति में भी शवों का क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार, दाह संस्कार एवं शव को क्या किया जाता है, दफनाने की, दोनों की प्रथा। ठीक है ना, दाह संस्कार या फिर दफनाया भी जाता। उड़ाव जनजाति के लोग जो पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहते हैं, शासन कहते हैं। ठीक है ना, जो मतलब जैसे कि उड़ाव जनजाति के लोग जिनका जो एक्सपायर कर गए, ठीक है भाई, तो जो पूर्वज हो गया वो उनके लिए उनके जो आत्मा जहाँ उनको दाह संस्कार करा किया गया, तो वो जो निवास स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है, शासन कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे चलिए। धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, तो पाहन कहा जाता है। जो उड़ाव जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होते हैं, ठीक है ना भाई, धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, पाहन कहा जाता है। ये पॉइंट रिपीट हो गया, कोई नहीं, पाहन कहा जाता है। और इनके कार्यों में जो सहयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है, पुजार कहते हैं। इस जनजाति के लोग त्यौहार के अवसर पर मुर्गे की बलि देते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, पूछा जाएगा किस जनजाति में जो त्योहारों के अवसर पर मुर्गे की बलि दी जाती है, तो उड़ाव जनजाति में। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला एक मतलब टर्मिनोलॉजी ही समझ लीजिए जिसे बोला जाता है पढ़ा पंचायत। देखिए उड़ाव जनजाति के कई गांव के पंचायत को मिला करके पढ़ा पंचायत निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके जो मुख्य हेड को क्या कहा जाता है, पढ़ा राजा कहा जाता है। सभी को इनका बात मानना होता है। मुंडा महतो मांझी मानकी इनके अंदर काम करते। कहने का मतलब ये है, कई गांव हैं, कई गांव में कई पंचायत होंगे, मान के चलते हैं 5-6 पंचायत है। इन सारे पंचायतों को मिला करके एक पढ़ा पंचायत का निर्माण होता है, और ये जो पढ़ा पंचायत का जो हेड होगा उसे कहा जाता है पढ़ा राजा। और इसी पढ़ा राजा के अंदर सभी होंगे, मुंडा होंगे, महतो होंगे, मांझी मानकी, सभी इसके अंदर ही काम करते हैं। तो पढ़ा पंचायत समझ में आ गया। इस प्रकार आपका खत्म होता है उड़ाव जनजाति। मेरे तरफ से खत्म। अब आप भी रिवाइज कर लीजिएगा चीज़ों को। आगे हम लोग चलेंगे मुंडा जनजाति पे। तो चलिए, अगर वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।